नमस्कार। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट लोन ऐप्स के बारे में। वो ऐप्स जो झटपट लोन देने का वादा करते हैं, हाँ, लेकिन इन वादों के पीछे कुछ छुपे हुए खतरे भी हैं। बिल्कुल। और खासकर ये हमारे सिबिल स्कोर पर कैसे बुरा असर डालते हैं, आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे ये ऐप्स लोगों की आर्थिक जिंदगी को मुश्किल में डाल सकते हैं। हाँ, और इसे समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले सिबिल रिपोर्ट की बात करनी चाहिए। ये क्या है? हाँ, बताएं। देखिए, सिबिल रिपोर्ट एक तरह से आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। इसमें आपके सारे लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और सबसे जरूरी, आपने उन्हें कैसे चुकाया है, इसका पूरा हिसाब होता है। अच्छा। और बैंक कोई भी लोन देने से पहले इसी सिबिल स्कोर को देखते हैं। ये स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। आमतौर पर 750 से ऊपर का स्कोर काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर ये 650 से नीचे है तो फिर लोन मिलना या तो मुश्किल हो जाता है या फिर बहुत महंगा मिलता है। समझ गया। और यहीं पर ये जो इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं या जिन्हें पॉकेट लोन्स भी कहते हैं वो आते हैं। दिखते तो बड़े सुविधाजनक हैं, है ना? फटाफट पैसा। हाँ, वो सुविधा का ही लालच देते हैं। पर जो जानकारी सामने आई है वो थोड़ी चिंताजनक है। पहले बात तो ये कि इनकी ब्याज दरें, अरे बाप रे, बहुत ज्यादा होती हैं। कितनी ज्यादा? अंदाजन कभी कभी सालाना 150% से 200% तक। सोचिए। ओह, 200%! ये तो बहुत ही ज्यादा है। और पैसे लौटाने का समय? वो भी बहुत कम, अक्सर सिर्फ 7 से 15 दिन का वक्त मिलता है। बस इतने कम समय में इतनी भारी ब्याज दर के साथ पैसा लौटाना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है कई लोगों के लिए। ये एक तरह का जाली हुआ। बिल्कुल सही कहा। और सोचिए, अगर कोई एक भी ईएमआई किस्त वक्त पर ना दे पाए तो क्या होता है? यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। जानकारी के मुताबिक ये ऐप्स फौरन सिबिल में रिपोर्ट कर देते हैं। फौरन? हाँ, फौरन। और नतीजा, सिबिल स्कोर तेजी से नीचे गिरता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। और क्या करते हैं ये लोग? ये लोग फिर उत्पीड़न पर उतर आते हैं। दोस्तों को, रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि ऑफिस में बॉस तक को फोन करने लगते हैं। अरे नहीं। हाँ, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज, लगातार कॉल्स, धमकियां, ये सब शुरू हो जाता है। मतलब मानसिक रूप से परेशान कर देते हैं। ये तो बहुत बुरा है। और सिबिल स्कोर पर कितना असर पड़ता है? क्या छोटा सा लोन न चुकाने पर भी भारी गिरावट आती है? बिल्कुल। जो जानकारी है वो बताती है कि सिर्फ 1000 रुपए जैसा छोटा लोन ना चुकाने पर भी सिबिल स्कोर 50 से 100 पॉइंट तक गिर सकता है। 100 पॉइंट सिर्फ 1000 रुपए के लिए? हाँ, ये गिरावट बहुत मायने रखती है क्योंकि ये लंबे समय तक आपके रिकॉर्ड पर रहती है। हमारे पास एक उदाहरण भी है, शायद रवि का। हाँ, रवि का मामला बिल्कुल यही दिखाता है। वो एक नौकरी पेशा व्यक्ति थे। उन्होंने एक ऐप से जरूरत पड़ने पर 5000 रुपए का लोन लिया। अच्छा। चुकाने का समय मिला सिर्फ 7 दिन। सिर्फ 7 दिन? हाँ, और जब वो समय पर नहीं चुका पाए तो ब्याज और पेनल्टी वगैरह मिलाकर रकम 3000 से भी ज्यादा हो गई। पर वसूली का तरीका वो बहुत गलत था। क्या किया उन्होंने? ऐप वालों ने उनके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस करके उनके सभी दोस्तों, रिश्तेदारों को मैसेज भेजने शुरू कर दिए। उनकी इज्जत, सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। वो मानसिक रूप से बिल्कुल टूट गए थे। और जाहिर है सिविल स्कोर तो? हाँ, उनका सिबिल स्कोर जो पहले काफी अच्छा था, 760, वो गिरकर सीधा 620 पर आ गया। 760 से 620? बाप रे। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये हुआ कि भविष्य में उनके लिए कार लोन, होम लोन, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड मिलना भी लगभग नामुमकिन हो गया। रवि का ये अनुभव तो साफ दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी जरूरत या गलती इन ऐप्स के चक्कर में पड़कर एक बड़े आर्थिक संकट में बदल सकती है। सही कहा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनमें से ज्यादातर ऐप्स नियमों के दायरे से बाहर काम कर रहे हैं, शायद आरबीआई से अप्रूव नहीं है? बिल्कुल। विश्लेषण यही बताता है कि इनमें से कई ऐप्स असल में आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड या रेगुलेटेड हैं ही नहीं। वो गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं और इसीलिए इतनी मनमानी कर पाते हैं। और खतरा सिर्फ पैसों का या सिबिल स्कोर का नहीं है। ये ऐप्स आपके फोन से आपका निजी डेटा जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटोज वगैरह चुरा सकते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं या उसे कहीं और बेच भी सकते हैं। ये तो प्राइवेसी का भी गंभीर उल्लंघन है। एक और बात सामने आई है, बार बार इन ऐप से छोटे छोटे लोन लेना। जानकारी कहती है कि इस सिबिल रिपोर्ट में व्यक्ति क्रेडिट हंग्री नजर आता है। इसका क्या मतलब है, क्रेडिट हंग्री? क्रेडिट हंग्री मतलब कर्ज का भूखा। जब रिपोर्ट में बहुत सारे छोटे लोन्स दिखते हैं तो बैंकों को लगता है कि ये व्यक्ति हमेशा पैसों की तंगी में रहता है, उस पर शायद भरोसा करना मुश्किल है।
अच्छा। उन्हें लगता है कि शायद ये लोन चुकाने में जोखिम ज्यादा है, तो नतीजा, भविष्य में जब आपको किसी बड़े और जरूरी लोन की जरूरत पड़ेगी, जैसे घर खरीदने के लिए होम लोन, तो बैंक शायद मना कर दे। तो फिर इस जाल से बचने का रास्ता क्या है, खासकर तब जब किसी को सच में पैसों की अचानक जरूरत पड़ जाए? क्या करें लोग? देखिए, जरूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इन अनरेगुलेटेड ऐप से बचना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है। जो जानकारी है उसके हिसाब से लोन हमेशा आरबीआई रजिस्टर्ड बैंकों या फिर एनबीएफसी से ही लेना चाहिए। एनबीएफसीज यानी? एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये बैंक नहीं होती, पर आरबीआई से लाइसेंस लेकर लोन देने का काम करती हैं और रेगुलेटेड होती हैं। इनकी लिस्ट आरबीआई की वेबसाइट पर मिल जाती है, तो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी जानकारी है। और लोन चुकाने में देरी का कितना असर होता है, आपने बताया? बहुत गहरा असर। एक भी पेमेंट अगर आप चूक गए तो वो आपके सिविल रिपोर्ट पर 7 साल तक दिख सकता है। 7 साल? हाँ, 7 साल। इसलिए लोन लिया है तो समय पर चुकाना बहुत बहुत जरूरी है। और एक और सलाह, बहुत सारे लोन ऐप्स अपने फोन में डाउनलोड करने से भी बचना चाहिए। और अपनी सिविल रिपोर्ट नियमित रूप से, मतलब रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। आजकल ये आसानी से ऑनलाइन हो जाता है। इससे अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो तुरंत पता चल जाएगा। और मान लीजिए कोई इन ऐप्स के उत्पीड़न का शिकार हो ही गया है, वो क्या करे, कहाँ जाए? ऐसे में चुप बिल्कुल नहीं बैठना है। आरबीआई का एक पोर्टल है, सचेत पोर्टल। सचेत पोर्टल? हाँ, वहां पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करानी चाहिए। ये पोर्टल खास तौर पर ऐसी गैर कानूनी या परेशान करने वाली फाइनेंशियल संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए ही बनाया गया है। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि झटपट पैसे के लालच में इन लोन ऐप्स के चक्कर में ना पड़े। ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। बिल्कुल। आपका सिबिल स्कोर आपकी आर्थिक साख का पासपोर्ट है। इसे साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है ये जानकारी हमें दूसरों के साथ भी शेयर करनी चाहिए ताकि वो भी सावधान रहें। हाँ, जागरूकता बहुत जरूरी है। और जाते जाते मैं एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी सबके लिए। हाँ, जरूर। इन सारे जोखिमों को देखते हुए हम या कोई भी व्यक्ति किसी भी नए फाइनेंशियल ऐप पर भरोसा करने से पहले उसकी असलियत और उसकी सुरक्षा को बेहतर तरीके से कैसे जांच सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर सोचना आज के डिजिटल दौर में बहुत ज़रूरी है।